नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी मेंस को ध्यान में रखते हुए जीएस पेपर 1 के अंतर्गत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर कराई जा रही है। आज इसी कड़ी में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है महात्मा गांधी से संबंधित। यहाँ पे बीपीएससी के द्वारा कई तरह के प्रश्न बनाया जाता है, जैसे कि गांधी के मौलिक विचारों को बतलाए, गांधी के सामाजिक सांस्कृतिक विचारों को बतलाए। इसके अलावा बिहार में जन आंदोलन में गांधी जी की क्या भूमिका रही है। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक एक प्रश्न को यहाँ पे बीपीएससी के द्वारा 38 नंबर का पूछा जाता है, और यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत कि एक बहुत बड़े डायमेंशन के अंतर्गत इन तीनों ही सवालों के एक शानदार जो आंसर राइटिंग होता है, एक शानदार जो फ्रेमिंग होता है, उसको मैं आपको सिखाने का प्रयास करूँगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे टाइम टेकिंग यहाँ पे होगा ही होगा, समय आपको अधिक से अधिक देना ही पड़ेगा। और चीज़ों को यहाँ पे मैं बार बार बोलता हूँ कि रटाया नहीं बल्कि यहाँ पे समझाया जाता है, ताकि आप अच्छे तरीके से आंसर राइटिंग आप लोग कर पाएँ। तो चलिए बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए, इन तीनों ही सवालों के जवाब आज मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पे हम लोग महात्मा गांधी के बारे में अगर बात करें तो एक बहुत बड़ी जो भूमिका है, इसी भूमिका में यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसी भूमिका में हम लोग पूरा कवर करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो भी भूमिका की बात कर ले, गांधी के उद्भव की परिस्थितियों की बात कर ले, किन परिस्थितियों में गांधी का उद्भव हुआ, गांधी के चिंतन पे किसका किसका प्रभाव था, गांधी की विचारधारा क्या थी, कार्यक्रम क्या था। इसके अलावा गांधी के सामाजिक सांस्कृतिक विचार, अब इसको बहुत बड़े डायमेंशन के अंतर्गत कवर करेंगे, जैसे कि लोकतंत्र को लेके हो गया, छुआछूत, मंदिर प्रवेश, स्वच्छ भारत अभियान हो गया, या फिर महिला उत्थान, या फिर ग्रामोदय अभियान, शिक्षा अभियान, धार्मिक धर्मनिरपेक्षता की हम लोग बात कर ले, या फिर गांधी के द्वारा स्वदेशी पर बल दिया, बहुत अधिक यहाँ पे बल दिया गया, आखिर क्यों दिया गया। इसके अलावा बिहार के जन आंदोलन में गांधी की भूमिका और भारतीय राजनीति में गांधी का क्या योगदान रहा है, अभी भी किन किन बिंदुओं के अंतर्गत गांधी को यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। और फाइनली एक छोटे से निष्कर्ष के माध्यम से हम लोग पूरा आंसर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो बिल्कुल मेरे साथ आप लोग बने रहिए। अगर हम लोग देखिए यहाँ पे भूमिका की बात करें तो गांधी को बिल्कुल ही एक विश्व शांति या फिर अहिंसा के अग्रदूत के रूप में महात्मा गांधी को जाना जाता है, जिसने भारत की आज़ादी में यहाँ पे असल रूप से जो राजनीतिक लड़ाई के रूप में यहाँ पे लड़ी। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि गांधी के द्वारा देखेंगे तो बिल्कुल ही एक शांति समन्वय हो जाएगा, या फिर सामाजिक समानता पर बल देते हुए एक आदर्श भारत राम राज्य की यहाँ पे परिकल्पना का लक्ष्य भी यहाँ पे रखा गया। और सत्य अहिंसा उनके सबसे प्रमुख जो हथियार हुआ करते थे। यहाँ पे दुनिया ने अंततः उस हथियार को माना, और आज इसकी प्रासंगिकता कितनी है यह बताने की ज़रूरत नहीं है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो गांधी को अलग अलग रूप में आप समझ सकते हैं। एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में दार्शनिक हो गया, समाज सुधारक हो गया, अर्थशास्त्री हो गया, शिक्षा शास्त्री हो गया, धर्म सुधारक हो गया। यहाँ तक कि आइंस्टीन के द्वारा ये यहाँ पे बोला गया, अपनी पुस्तक में आइंस्टीन ने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि आने वाली पीढ़ियाँ, आने वाली नस्लें शायद यह यकीन नहीं कर पाएंगी कि एक हाड़ मास का आदमी इस पृथ्वी पर कभी चलता फिरता होगा। तो यहाँ पे कुछ गांधी की ख्याति इस प्रकार से है। ऐसे शब्दों से आप लोग ठीक है भूमिका को समेटने की यहाँ पे पूरी तरीके से कोशिश करें। तो यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों को लिखते चलता हूँ, जैसे कि गांधी को यहाँ पे विश्व शांति या फिर अहिंसा के अग्रदूत के रूप में, अहिंसा के अग्रदूत के रूप में उनको जाना जाता है, अग्रदूत के रूप में जाना जाता है, जिसने भारत की आज़ादी में, ध्यान रखिएगा, भारत की आज़ादी में एक अहम रोल प्ले किया। राजनैतिक, ध्यान रखिएगा, राजनैतिक लड़ाई के माध्यम से, राजनैतिक लड़ाई के माध्यम से पूरे के पूरे विश्व में शांति समन्वय स्थापित करने का बल दिया। और साथ में भारत में उस समय जो भी यहाँ पे सामाजिक कुरीति या सामाजिक विषमता मौजूद थी, सामाजिक समता पर बल देते हुए, सामाजिक समता पर बल देते हुए एक आदर्श समाज की परिकल्पना का आप यहाँ पे पूरी तरीके से ठीक है स्वप्न देखा या फिर इस पे बल दिया। इसके अलावा गांधी के द्वारा सत्य और अहिंसा को लेके इन्हीं दोनों ही चीज़ों पे सबसे अधिक गांधी के द्वारा यहाँ पे बल दिया गया। अर्थात सत्य और अहिंसा गांधी के यहाँ पे दो हथियार थे, और यही तो
हथियार जो था, ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं कि दुनिया को भी मंत्र दिया, दुनिया को भी पूरी तरीके से मंत्र दिया कि तुम लोग भी सत्य और अहिंसा को अपनाओ और इसके माध्यम से किसी भी चीज़ की प्राप्ति की जा सकती है। इसके अलावा गांधी को अलग अलग रूपों में भी जाना जा सकता है, जैसे कि हम लोग बात करें राजनीतिक दृष्टिकोण से, या फिर दार्शनिक, समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, या फिर शिक्षा शास्त्री कह सकते हैं। इसके अलावा धर्म सुधारक, ठीक है। यहाँ पे जितना भी मैं नाम लिख लूँ गांधी के संदर्भ में, वो सारे नाम यहाँ पे कम पड़ जाएंगे, क्योंकि इन्हीं के बारे में आइंस्टीन के द्वारा, एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा लगभग 1944 के आसपास यहाँ पे बोला गया था। जैसे मैंने तभी आप लोगों को बताया भी कि आने वाली पीढ़ियाँ बहुत मुश्किल से यह मतलब कह सकते हैं कि पूरी तरीके से यकीन कर पाएगी कि एक जो हाड़ मांस का जो बना हुआ व्यक्ति था इस पृथ्वी पर कभी चलता फिरता होगा। ऐसे कोटेशन के माध्यम से आपको आंसर कंप्लीट करना है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो गांधी ने सबसे अधिक जो बल दिया अपने रचनात्मक कार्यों पे, रचनात्मक कार्यों पे सबसे अधिक बल दिया। आगे आपको जानने के लिए मिलेगा ये सारे रचनात्मक कार्य कौन कौन थे। अब यहाँ पे आपको समझना है कि गांधी के उद्भव की परिस्थितियाँ क्या थी उस समय। अगर हम लोग देखें तो जैसे 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं लिखने का प्रयास करता हूँ। उसके बाद से 1905 में हम लोग देखेंगे तो बंग भंग अर्थात बंगाल का विभाजन हुआ। उसके बाद से लगभग 1907 तक आते आते सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन भी हुआ। पुनः 1916 तक आते आते लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का पुनः यहाँ पे कह सकते हैं कि रूपांतरण हो गया, एकजुट हो गया। लेकिन अभी भी अगर देखेंगे 1916 तक तो फिर कांग्रेस अपना जो एक मुकाम जो होना चाहिए था पूरी तरीके से स्टेबलाइज नहीं कर पाया था। अभी भी कांग्रेस में बहुत सारा और आरोप लगता था कि जमींदारों की पार्टी है, अभिजात वर्ग की पार्टी है, अमीरों की पार्टी है। वैसे में अब जब गांधी का उद्भव होगा तो फिर उस कांग्रेस को गांधी कहाँ से कहाँ लेके जाएंगे, इन्हीं सारी चीज़ को आपको बताने की कोशिश करना है। तो यहाँ पे उद्भव की परिस्थितियों में अगर देखा जाए तो सबसे पहले नंबर 1 हम लोग बात करें, राजनीतिक शून्य की स्थिति थी भारत में। राजनीतिक शून्य की स्थिति, राजनीतिक शून्य की स्थिति थी, अर्थात कांग्रेस का जो भी यहाँ पे उदारवादी जो कार्यक्रम था जनता के बीच अपना विश्वास एकदम बिल्कुल खो दिया था। तो कांग्रेस का उदारवादी, ध्यान रखिएगा, कांग्रेस का जो उदारवादी जो कार्यक्रम था जनता के बीच उतना विश्वास बना नहीं पाया हुआ था। खुद ही ये लोग आपस में लड़ रहा था, तो फिर जनता को एकजुट कैसे करेगा। जनता भी बंटते हुए नजर आ रही थी और जनता के साथ जिस प्रकार से अंग्रेजों के द्वारा शोषण किया जा रहा था वैसे में जनता के बीच एक ही मैसेज जाता था, वो था यहाँ पे, ठीक है, हिंसक आंदोलन या फिर क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से ही इनको हटाया जा सकता है। जैसे कांग्रेस में, ठीक है, एक गर्म दल और एक नरम दल का यहाँ पे जन्म भी हुआ। अब यही था उदारवादी जो कार्यक्रम था, जन आंदोलन करने में पूरी तरीके से यहाँ पे विफल रहा, जन आंदोलन करने में पूरी तरीके से विफल रहा। जैसे कि 1905 में जब बंग भंग हुआ, बंगाल का विभाजन हुआ, तो उस समय देखेंगे कि कांग्रेस का एक धड़ा चाहता है कि शांतिपूर्ण यहाँ पे पूरी तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ अभियान किया जाए। वहीं जो गरम दल वाले जो लोग हैं बोलते नहीं भाई, हमें बंगाल विभाजन का हिंसात्मक तरीके से विरोध करना चाहिए। तो जस्ट यहाँ पे होगा भी होगा, स्वदेशी मूवमेंट भी उस समय चलाया जाएगा। दूसरी तरफ अगर बात कर ले गांधी के उद्भव की परिस्थितियों का, तो देखिए उस समय लगभग दक्षिण अफ्रीका में गांधी ने जिस प्रकार से व्यक्तिगत अपने क्रियाकलापों के माध्यम से वहाँ के लोगों को समस्याओं को उठाया, खासकर अंग्रेजों के खिलाफ जो गांधी ने लोहा लिया, उसी समय गांधी अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी ख्याति प्राप्त कर चुके थे। तो दूसरा कारण यह हो जाएगा कि दक्षिण अफ्रीका में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति ये पूरी तरीके से प्राप्त कर चुके थे। इसीलिए माना जाता है कि दक्षिण अफ्रीका को गांधी के द्वारा एक प्रयोगशाला के तौर पे यहाँ पे यूज किया गया, प्रयोगशाला के तौर पर यूज किया गया। इसीलिए गांधी ने यहीं से देखेंगे तो अहिंसा हो गया, या फिर हम लोग सत्याग्रह की बात कर ले, अहिंसा, सत्याग्रह, या फिर कैसे स्वयं सेवकों का गठन करना है, कैसे लोगों को यूनाइट करके यहाँ पे चलना है, स्वयं सेवकों का गठन,
या फिर समाज को एकजुट करने के लिए कौन कौन से यहाँ पे रचनात्मक कार्यक्रम करना है, इन सारे चीज़ों को आप लोग देखेंगे तो जो गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जा चुका था। इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कि दक्षिण अफ्रीका को गांधी ने बिल्कुल एक प्रयोगशाला की तरह यूज किया। जब वो चीज़ वहाँ पे सफल हो गया, दक्षिण अफ्रीका में सफल हो गया, तो हूबहू उन्हीं सारी चीज़ों को भारत में भी उसको लागू करने का प्रयास किया गया। उसके बाद यहाँ पे एक और कारण हो सकता है नेक्स्ट में प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध, इस चीज़ को मैंने आप लोगों से ठीक है कितने बार शेयर किया हुआ है कि प्रथम विश्व युद्ध में देखेंगे तो भारत के लोगों के द्वारा वहाँ पे अंग्रेजों को यहाँ पे सपोर्ट किया गया। लगभग 13 लाख से ऊपर सैनिकों ने अंग्रेजों का अलग अलग महाद्वीपों में अंग्रेजों के समक्ष अंग्रेजों के यहाँ पे साथ दिया। इसके अलावा जो भी भारत के जो किसान थे, उद्योग था, सबका सब कहीं न कहीं प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के द्वारा यूटिलाइज किया गया। लेकिन वादे के अनुरूप भारतीयों को यहाँ पे कुछ नहीं मिला। तो यहाँ पे इससे क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के बाद से तो वादे का अनुरूप भारतीयों को कुछ मिला नहीं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, भारत का जो सभी जो सामाजिक वर्ग था पूरी तरीके से यहाँ पे प्रभावित हो गया। ठीक है, नकारात्मक तौर पे प्रभावित हुआ, नकारात्मक तौर पे प्रभावित हुआ। अब जो भी यहाँ पे कल कारखाना पूरी तरीके से यहाँ पे बंद होने लगा। अब कल कारखाना बंद होने से आपको ध्यान रखना है कि जो भी भारत में पूंजीपति वर्ग था या फिर यहाँ पे मजदूर हो गया, इन दोनों ही वर्गों के साथ समस्याएं आई। किसान ऑलरेडी परेशान है, इसके बहुत सारे समझ रहे हैं ना, मतलब जो पुत्र हैं युद्ध में जाके यहाँ पे मारे जा चुके हैं। किसानों की जो फसलें हैं कहीं न कहीं यहाँ पे अग्रिम रूप में उठा के यहाँ पे ले जाके प्रथम विश्व युद्ध में खर्चा यहाँ पे मैंने उठा के ले जाया गया है। भारत में अनाज की उस समय कमी हो गई, अकाल जैसी सिचुएशन पैदा हो गया था, तो किसानों की इसमें समस्या होगी ही होगी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। कुल मिला के प्रथम विश्व युद्ध का जो भयानक रूप था, पहली बार भारत की युवा पीढ़ी ने पाश्चात्य संस्कृति का एक विहंगम कुरूप रूप देखा, जिसमें बड़ी मात्रा में रासायनिक और जैविक हथियारों का प्रयोग किया गया था। तो भारतीयों को भी लगने लगा कि देखो भाई ये कितने दिखावा करते हैं, हमारे यहाँ तो सभ्य बनाने का दावा करते हैं, नाटक करते हैं, लेकिन इनके अंदर किस प्रकार से हिंसक गतिविधियां छुपा हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध ने यह पूरी तरीके से दिखा दिया। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय युवा पीढ़ी ने पाश्चात्य संस्कृति का कुरूप रूप देखा, विहंगम, समझ रहे हैं ना, कुरूप डुअलिज्म जो फेस होता है ना, जैसे एक जो फेस था, अंग्रेजों ने अच्छी अच्छी बातों के माध्यम से ठीक है भारत को अपने अंडर कंट्रोल में करने का प्रयास किया था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में जिस प्रकार से रासायनिक और जैविक जो हथियार छोड़ा गया था उसमें भारतीयों ने भली भांति उस चीज़ को देखा हुआ था। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन का माहौल यहाँ पे तैयार हो रहा था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन का माहौल यहाँ पे तैयार हो रहा था। इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पे उपनिवेशों में एक जो कह सकते हैं कि साम्राज्यवादी विरोधी जो भावनाएं थी, साम्राज्यवादी विरोधी भावनाएं थी, वो यहाँ पे उबल रही थी। वैसे ही यहाँ पे जो पूंजीवादियों में देखेंगे, पूंजीवादियों में तो ये भी चैन से बैठे हुए नहीं थे, खासकर प्रथम विश्व युद्ध के बाद से पूंजीवादी विरोधी, ध्यान रखिएगा, पूंजीवादी विरोधी आंदोलन इनके खिलाफ भी चलाए जाने का प्रयास किया जा रहा था। जब इतनी सारी ठीक है ऑलरेडी सिचुएशन मौजूद था भारत में, तो यहाँ पे गांधी की उद्भव की परिस्थितियाँ बेहद ही आसान हो गई। अब इन्हीं सारी चीज़ों को गांधी एक करके यूनाइट करके लेके चलने का यहाँ पे प्रयास करते हुए आपको नजर आएंगे। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्टर आ जाता है कि गांधी के चिंतन पर प्रभाव किसका किसका था। अब इसको थोड़ा सा आप लोग ठीक है समझने का कोशिश कीजिए। देखिए, शुरुआत में जो गांधी को अगर देखा जाए खासकर धार्मिक दृष्टिकोण से, तो सारे ही धर्मों पे बल देने का प्रयास करते थे, लेकिन वो एक जगह टिके और वो था यहाँ पे भगवत गीता, हिंदू धर्म। ठीक है, भगवत गीता माने भगवत गीता को लेके गांधी की एकदम इसमें गहरी आस्था यहाँ पे हो चल पड़ी। जब भी यहाँ पे गांधी परेशान होते तो वे भगवत गीता का जो गीता पाठ है, गीता पाठ को ये ठीक है मतलब पाठ्य करते।
इसका सबसे बड़ा जो कारण था यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नैतिकता पे बल देना, नैतिकता पे बल देते हुए यहाँ पे, ठीक है, और निरपेक्ष कर्मयोगी, मैंने बोलता है यहाँ पे निष्काम कर्मयोगी, निष्काम कर्मयोगी कि कर्म किए जाओ, फल की चिंता यहाँ पे मत करो, निष्काम कर्मयोगी। तो सबसे बड़ा जो प्रभाव को पड़ता हुआ दिखाई देगा गांधी के चिंतन में तो था यहाँ पे भगवत गीता का। इसके अलावा दूसरा यहाँ पे हो जाएगा बौद्ध एवं जैन धर्म का भी, बौद्ध एवं जैन धर्म का भी, क्योंकि बौद्ध एवं जैन धर्म में देखेंगे तो अहिंसा का तत्व पर्याप्त रूप में मौजूद है, और जैन धर्म में तो अहिंसा का तत्व इतना अधिक महत्व है यहाँ पे कि एक चींटी गलती से अगर कृषि कार्य करते हुए एक गलती से चींटी कीड़े मकोड़े भी मर जाए तो उसका भी जैन धर्म पूरी तरीके से विरोध करता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे अहिंसा को यहाँ पे जो गांधी ने लिया बौद्ध और जैन धर्म से लिया, और इसको गांधी ने सर्वोच्च नैतिक कर्तव्य माना, सर्वोच्च नैतिक कर्तव्य माना कि कुछ भी हो जाए यहाँ पे हिंसा नहीं करना है, अहिंसा के मार्ग पे यहाँ पे चलना है। इसके अलावा एक और व्यक्ति हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, जॉन रस्किन, ध्यान रखिएगा, जॉन रस्किन, ठीक है। जॉन रस्किन कहाँ का है, तो ये हो जाएगा लंदन का, ठीक है, लंदन का एक राइटर है। इसकी जो पुस्तक है बहुत फेमस पुस्तक है अनटू द लास्ट, अनटू द लास्ट, ठीक है। अनटू द लास्ट से यहाँ पे महात्मा गांधी ने यहाँ पे व्यक्ति के कल्याण का, व्यक्ति के कल्याण को उठाया इसमें, ठीक है। वरना व्यक्ति के कल्याण यहाँ पे तभी होगा जब समाज का कल्याण होगा, जब समाज का कल्याण होगा। तो इस बात को गांधी ने जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से लिया। इसके अलावा कुछ और भी नाम है, जैसे कि एक अमेरिकी कह सकते हैं कि नेचुरलिस्ट हैं हेनरी डेविड थेरो, हेनरी डेविड थेरो, ठीक है, थेरो या थोरो भी होता है, हेनरी डेविड थेरो, ठीक है। ये भी एक नेचुरलिस्ट थे। इनके द्वारा जो थ्योरी जो दिया गया था ऑन सिविल डिसओबियंस, ऑन सिविल डिसओबीडियंस, ऑन सिविल डिसओबीडियंस, ठीक है। माना जाता है कि जब गांधी दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, वहाँ पे जब उनको जेल में डाल दिया गया था तो उसी समय इस पुस्तक को यहाँ पे पढ़ने का प्रयास किया गया। इनकी जो भी थ्योरी थी इसको पढ़ने का प्रयास यहाँ पे किया, और गांधी का यह मूल अस्त्र बन गया, यह मूल अस्त्र बन गया यहाँ पे ऑन सिविल डिसओबीडियंस। इसके अलावा एक और व्यक्ति है यहाँ पे टॉल्स्टॉय, रूस का था, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, टॉल्स्टॉय, टॉल्स्टॉय। इनका बुक का नाम है द किंगडम ऑफ गॉड इज विथिन अस, ठीक है। इसमें गांधी ने, ध्यान रखिएगा, हर तरीके से हिंसात्मक तत्वों को त्यागने का प्रयास किया, हिंसात्मक तत्वों को त्यागने का प्रयास किया, और गांधी ने इसी के माध्यम से साधन और साध्य की पवित्रता पे बल दिया, साधन और साध्य की पवित्रता पे बल दिया। साधन का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, ठीक है, साधन का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कह सकते हैं कि मार्ग, ठीक है, और साध्य का मतलब हो जाएगा इस मार्ग से पहुंचने का जो भी लक्ष्य होगा। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आप बीपीएससी तैयारी कर रहे हैं तो अभी आप डेली 10 घंटे 12 घंटे जो भी आप स्टडी कर रहे हैं वो आपका साधन है। जिस दिन आप बीपीएससी क्वालिफाई कर पाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे, वो आपका साध्य हो जाएगा। तो यहाँ पे गांधी यहीं पे बल देते हुए नजर आ रहे हैं। टॉल्स्टॉय का जो किंगडम ऑफ गॉड इज विथ इन अस का जो बुक का जो कॉन्सेप्ट है कि साधन भी, ध्यान रखिएगा, साधन भी उतना ही पवित्र होना चाहिए जितना कि आपका साध्य पवित्र यहाँ पे है। अर्थात गलत हरकत करके, ठीक है, गलत चीज़ों का उपयोग करके आपको अगर किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति यहाँ पे हो जाती है तो गांधी उसके बिल्कुल फेवर में नहीं है, खिलाफ है। जैसे कि मार्क्स का, ठीक है, मार्क्स ने जिस तरीके से एक समाजवादी, फिर कह सकते हैं कि जो यहाँ पे वैज्ञानिक समाजवाद की नींव रखी, उसमें हिंसा का तत्व विराजमान था। इसीलिए देखेंगे तो गांधी अब वहाँ पे चूंकि हिंसा का तत्व भी विराजमान था तो गांधी उसको बहुत अधिक सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे गांधी के विचारधारा को लेके कि कौन कौन से गांधी की विचारधारा थी। तो देखिए, नंबर 1 हम लोग बात करें यहाँ पे तो सत्याग्रह,
सत्याग्रह। गांधी का मानना था कि इस सत्याग्रह से किसी भी शक्तिशाली साम्राज्य की जड़ें हिलाई यहाँ पे जा सकती है। लेकिन इसका बीज अगर देखेंगे सत्याग्रह का, तो आपको बौद्ध जैन धर्म में दिखाई देगा। बौद्ध हो गया, जैन धर्म हो गया, या फिर उपनिषदीय चिंतनों में भी इस ठीक है सत्याग्रह की अवधारणा आपको दिखाई देगा। सत्याग्रह का मतलब सिंपल सा है कि सत्य के लिए यहाँ पे आग्रह करना, सत्य के लिए यहाँ पे आग्रह करना, बिल्कुल अहिंसक गतिविधियों के माध्यम से। और कैसे आग्रह करना है यहाँ पे, ठीक है, तो जहाँ कहीं भी यहाँ पे बुराई होगा या फिर जहाँ कहीं भी यहाँ पे अन्याय होगा, बुराई और अन्याय के खिलाफ यहाँ पे ठीक है पूरी तरीके से आवाज़ उठाना है। लेकिन जो आवाज़ उठाना है यहाँ पे आक्रोश और, ध्यान रखिएगा, आक्रोश और यहाँ पे घृणा का भाव नहीं होना चाहिए। आक्रोश और घृणा का भाव नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ पे सुधार के लिए अपील होना चाहिए। सुधार के लिए एक अपील होना चाहिए। जो भी यहाँ पे फैला रहा है उससे अपील कीजिए, उसके खिलाफ किसी प्रकार का घृणा भाव मत रखिए। अदरवाइज जब भी यहाँ पे हिंसात्मक गतिविधियों से अगर कोई अपनी मांग को उठाएगा तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि उसका उग्र दमन यहाँ पे शुरू हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, उग्र दमन शुरू यहाँ पे हो जाएगा। ध्यान से आप लोग बिल्कुल एक एक चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। उग्र दमन उसका पूरी तरीके से शुरू हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे सत्याग्रह को शुरुआत करने के लिए गांधी कुछ चीज़ों को यहाँ पे बताते हुए भी नजर आएंगे। जैसे कि गांधी के द्वारा बोला जाता है असहयोग की भावना को अपनाओ। अब उसको सपोर्ट ही नहीं करोगे तो ज़बरदस्ती कोई कितना काम करवा लेगा। असहयोग, इसके अलावा हड़ताल 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 कर दो, उपवास रखो, खाना ही मत खाओ, ठीक है, उपवास रखो, या फिर यहाँ पे सविनय करो। यहाँ पे सविनय, ध्यान रखिएगा, सविनय मतलब बार बार रिक्वेस्ट करो। अपने विरोधियों पे गांधी का मानना था कि आंख मूंद के यहाँ पे विश्वास करो, थोड़ी सी मांग को मानो, ठीक है, अगर वो मानने के लिए तैयार है तो तुरंत उसे समझौता कर लो। तो यहाँ पे सविनय क्या करना है, ठीक है, अहिंसक गतिविधियों के माध्यम से यहाँ पे मांगना है। इसके अलावा एक और चीज़ गांधी इस पे बल देते हैं, हिजरत पे। ध्यान रखिएगा, हिजरत पे बल देते हैं कि जहाँ पे अगर एक व्यक्ति को अगर उसके ठीक है आत्मसंतुष्टि यहाँ पे पूरी तरीके से नहीं मिल रही है, आत्म सम्मान से अगर उसको समझौता करना पड़ रहा है, तो उस जगह को छोड़ दे। जैसे कि हिजरत, समझ रहे हैं ना, पैगंबर मोहम्मद के द्वारा किस प्रकार से मक्का को छोड़ के मदीना यहाँ पे उनके द्वारा ठीक है मैंने जो भी यात्रा किया गया था, चल गए थे, मक्का को छोड़ के मदीना में जाके बस गए थे। इसके अलावा यहाँ पे गांधी जी का जो दूसरा सबसे जो अहम हथियार है यहाँ पे अहिंसा। ध्यान रखिएगा, अहिंसा। तो सत्याग्रह के बाद आ जाएगा अहिंसा, ठीक है। अहिंसा का जो तत्व है भारतीय संस्कृति में व्याप्त रूप से यहाँ पे मौजूद है। बाद बार मैं ठीक है बुद्धिज्म और जैनिज्म की मैं बात करूँगा। और अहिंसा को गांधी ने जन आंदोलन के लिए उपयुक्त बताया, जन आंदोलन के लिए उपयुक्त बताया। अब कैसे बताया थोड़ा समझने की प्रयास कीजिए, ठीक है। देखिए इसमें महिला आ गई, महिलाओं की भागीदारी पूरी तरीके से बढ़ गई। अब सोचिए महिलाएं ऐसे ही ठीक है अगर देखा जाए फिजिकली रूप से यहाँ पे कमजोर होती है, अगर वैसे में वो हिंसात्मक तरीके से अगर उग्र होकर आंदोलन करने जाएगी तो फिर उनको दबाना बेहद ही आसान हो जाएगा। लेकिन अहिंसा के माध्यम से फिर उनमें कोई भी मतलब कह सकते हैं कि उग्र दमन उन महिलाओं को भी नहीं कर पाएगा। बहुत बड़ी संख्या में भीड़ होगी तो महिलाएं भी यहाँ पे पूरी तरीके से सामने आएंगी। दूसरा यहाँ पे इनको अच्छा खासा समर्थन मिला धनी वर्ग से। देखिए धनी वर्ग से, चूंकि धनी वर्ग को यह आश्वासन दिया गया कि तुम पे बल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। सोचिए कोई भी समाज में अगर धनी वर्ग यहाँ पे मौजूद है तो आंदोलन करने के लिए क्यों जाएगा वो, बाकी लोगों के लिए पिटने या फिर पिटाने क्यों जाएगा वो। लेकिन अहिंसा एक ऐसा साधन है जिसमें उसका भी ये डर भय पूरी तरीके से खत्म हो गया। कुल मिला के यहाँ पे देखेंगे तो अहिंसा जहाँ मौजूद होता है एक मनोवैज्ञानिक समानता को इंडिकेट करता है। मनोवैज्ञानिक समानता कि हम लोग भी सब क्या है, समान है। मनोवैज्ञानिक समानता अर्थात अगर कोई भी अहिंसक तरीके से अपनी मांग को रख रहा है तो फिर वहाँ पे पुलिस भी लाठीचार्ज से जरूर बचेगी। उसको क्या लगेगा, अगर हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा है कि भाई ये चीज़ हमें चाहिए, तो क्या अगर उसको नहीं दिया जा रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है, तो कोई सामने वाला पीटने लग जाएगा। खुद आप सोच के देखिए। तो ये थी गांधी की रणनीति। तीसरा है यहाँ पे स्वराज की अवधारणा। स्वराज की अवधारणा, स्वराज की अवधारणा, ठीक है। इसमें देखिए गांधी का यहाँ पे मानना था
कि स्वराज तभी आएगा जब हर एक व्यक्ति के अंदर राजनीतिक स्वतंत्रता और नैतिक स्वतंत्रता हो। तो इसमें देखिए यहाँ पे, ठीक है, गांधी का मानना था स्वराज के मतलब से कि राजनीतिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, राजनीतिक, इसके अलावा नैतिक स्वतंत्रता। गांधी के अर्थ में स्वराज का मतलब यही था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। गांधी के मतलब अर्थ में, ठीक है, स्वराज का अवधारणा का मतलब यही था, राजनीतिक और नैतिक स्वतंत्रता। अब यही फायदा मिला, क्योंकि ये जो शब्द है स्वराज को लेके, जैसे होता है ना कि स्वराज, अपना राज्य है, अपना अधिकार होगा, तो माना जाता है कि गांधी ने जो परिभाषा दिया इसमें अस्पष्टता बहुत थी, और इस अस्पष्टता से जो भी विभिन्न वर्ग के लोग थे अलग अलग उसका अर्थ निकाल लेते थे। विभिन्न वर्ग के लोग अलग अलग यहाँ पे अर्थ लगा लेते थे, फिर अपने अपने ढंग से वो लोग उसका व्याख्या करने का प्रयास करते थे। इसका कई बार, ठीक है, गांधी को फायदा भी मिलता था, या फिर कई बार गांधी को समस्या भी होती थी। जैसे आपको याद होगा, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी ने बोला हुआ था कि इसके बाद से, ठीक है, अगर ये सफल हो जाता है तो स्वराज मिल जाएगा। तो स्वराज मिल जाएगा तो सबको लगा कि भाई भारत रियल में आज़ाद यहाँ पे हो जाएगा, स्वशासन, मतलब समझ रहे हैं ना, खुद से यहाँ पे स्वचालित होने लगेगा। लेकिन वो चीज़ें पूरा यहाँ पे नहीं हो पाया। तो गांधी के मतलब में क्या था, स्वराज का मतलब राजनीतिक और नैतिक स्वतंत्रता। इसके अलावा यहाँ पे गांधी के द्वारा पश्चिमी सभ्यता का आलोचना किया गया, पश्चिमी सभ्यता का आलोचना। अब इसके पीछे क्या तर्क है, पश्चिमी सभ्यता के आलोचना के पीछे, तो यहाँ पे गांधी का मानना था कि जो भी भारत के, जो यहाँ पे मिडिल वर्ग का लोग हैं, भारत के जो भी लोग हैं, जैसे कि यहाँ पे वकील हो गया, डॉक्टर हो गया, वकील डॉक्टर हो गया, ठीक है, ये सब भारत को क्या कर रहे हैं, कंगाल कर रहे हैं, भारत को कंगाल कर रहे थे। याद करिए मैकाले की शिक्षा पद्धति, जो कि, ठीक है, लाया गया था 1835 के आसपास। उसमें क्या था, मैकाले का एक बहुत बड़ा उद्देश्य था कि हमें रंग रूप में एक भारतीय तैयार करना है, लेकिन आचार विचार में पूरा अंग्रेजी हो, तभी तो हमारी वस्तुओं को उपभोग करेगा, हमारे क्रियाकलाप में, ठीक है, जो भी कर्मचारी वगैरह बनाना होगा, सहायता करेगा प्रशासन में। तो ये लोग वही थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये इन्हीं को गांधी के द्वारा बोला गया कि ये लोग भारत को पूरी तरीके से कंगाल कर देगा लोग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है वर्ग समन्वय। मैंने समझाया था आपको यूटोपियन समाजवाद में कि उनकी एक बहुत, यूटोपियन समाजवाद में एक बहुत बड़ा उनके अगर विचारों में एक जो समानता था वो था वर्ग समन्वय को लेके, बिना किसी हिंसा के, ध्यान रखिएगा, बिना किसी हिंसा के। तो वर्ग समन्वय कैसे आएगा समाज में, तो गांधी का मानना था कि इसमें न्यास के सिद्धांत को गांधी ने लगाया, न्यास के सिद्धांत को। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए कि देखिए, जो भी समाज में, ध्यान रखिएगा, समाज में जो भी एक बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होता है, जो कि उसका कोई न कोई मालिक होता है, अगर उस मालिक को लगता है कि हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जा रही है, फिर भी उसके पास अगर अधिशेष बच जा रहा है, तो क्या करे, उसके लिए वो ट्रस्ट खोल दे। इसी को बोला जाता है ट्रस्टीशिप की अवधारणा, ट्रस्टीशिप थ्योरी उसको बोला जाता है। अब इस ट्रस्ट में जैसे ही अमीर व्यक्ति पैसा डालेगा तो इसके माध्यम से गरीबों का कल्याण होगा, गरीबों के पास भी पैसा पहुंचेगा, और धीरे धीरे वर्ग समन्वय की यहाँ पे अवधारणा आ जाएगी। और इसी को मार्क्स ने क्या बोला हुआ था कि भाई, ठीक है, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं सिवाय अपने पैरों के बेड़ियों के, अर्थात वहाँ पे हिंसा का तत्व था वैज्ञानिक समाजवाद में। तो यहाँ पे देखेंगे तो वर्ग समन्वय की जो अवधारणा है, गांधी का कुछ यूटोपियन समाजवाद से मैच खाता हुआ भी नजर आता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गांधी के कार्यक्रम। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आखिर गांधी इतने बड़े जन आंदोलन को खड़ा कैसे कर पाए थे। देखिए, एक चीज़ को आपको समझना होगा कि किसी भी लीडर के लिए, किसी भी नेता के लिए पूरा तरीके से, माने एकदम लोगों में जाके जब तक वो रच बस नहीं जाएगा, लोगों की कार्यकलापों को, उनकी भाषा को, उनकी लाइफ स्टाइल को अच्छे तरीके से नहीं समझेगा, तो कोई भी वो बड़ा नेता यहाँ पे नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गांधी के कार्यक्रम में सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर था वेशभूषा को लेकर, अर्थात पहनावा गांधी का धोती और कुर्ता, जो गांव के अधिकतर जो किसान जो लोग पहनते थे। और उस समय देखेंगे तो वेशभूषा के स्तर पर अगर हम लोग कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस का अधिकतर जो नेता थे, ठीक है, पाश्चात्य वेशभूषा को फॉलो कर रहे थे, तो उनसे लोग अटैच ही नहीं होता था, अट्रैक्ट ही नहीं हो पाता था।
गांधी ने पूरी तरीके से अपनी वेशभूषा को बदल दिया। फिर गांधी यहाँ पे जनरल डब्बा पे यात्रा करने लगे। जनरल डिब्बा पे जो होता है थर्ड क्लास जनरल डिब्बा, चाहते तो भारत में तो गांधी फर्स्ट एसी में आराम से सफ़र कर सकते थे, लेकिन नहीं, गांधी ने जनरल डिब्बा को चुना। तो चूँकि उसमें अधिकतर जो लोग होते हैं यात्रा जो कर रहे होते हैं, ठीक है, सब भारतीय लोग ही थे उस समय। तो इससे क्या होता है कि एक कम्युनिकेशन का जो स्तर है, ठीक है, लोगों के बीच यहाँ पे पूरी तरीके से बढ़ने लगता है। इसी तरीके से इनके द्वारा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर देखा जाए तो जाति से माना जाता है कि गांधी बनिया थे, बनिया जाति से बिलोंग करते थे। पेशे से देखिए यहाँ पे गांधी बिल्कुल एक क्या थे, वकील थे, वकील थे। फिर भी गांधी के द्वारा यहाँ पे भारतीय किसानों तक पहुँच बन गई, भारतीय किसानों तक पहुँच बन गई, जो कि अभी तक देखा जाए तो कांग्रेस यहाँ तक आ नहीं पाई थी। भारतीय किसानों से कम्युनिकेट करने के लिए माना जाता है कि गांधी ने बिल्कुल जो बोलचाल की जो भाषा है, क्षेत्रीय बोलचाल की भाषा को अपनाया और जगह जगह ही रामायण की चौपाई का प्रयोग करते थे, रामायण की चौपाई का प्रयोग करते थे। तो जिससे लोगों को लगता था कि हमारे ही बीच का ये व्यक्ति है। लेकिन सोचिए कितना होशियार है, वकील है, ध्यान रखिएगा, वकील है और पेशे से क्या है, बनिया है। दूसरी बात हम लोग कर ले यहाँ पे रचनात्मक कार्यक्रम को लेके, रचनात्मक कार्यक्रम, रचनात्मक कार्यक्रम, इसमें यहाँ पे रचनात्मक कार्यक्रम को गांधी जी के द्वारा लाया गया था। इनका मानना था कि कोई भी आंदोलन लंबे समय तक नहीं चल सकता है। एक आंदोलन के अंदर सीमित एनर्जी होती है, लोगों के पास सीमित जो, ठीक है, ऊर्जा होती है, एक समय के बाद वो खत्म हो जाता है। जैसे ही खत्म हो जाए, बीच में आंदोलन स्थगित होता है, तो फिर रचनात्मक कार्यक्रम के माध्यम से लोगों में पुनः उस उत्साह को जगाने का प्रयास करो, और यही गांधी जी के द्वारा यहाँ पे किया गया। जैसे कि चरखा, चरखा पे बहुत अधिक बल दिया गया। गांव की सफाई हो गया, गांव की सफाई हो गया। ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन। छुआछूत विरोधी जो भी समाज में कुरीतियां मौजूद है, जैसे कि छुआछूत तो उस समय छाई यहाँ पे, अस्पृश्यता, छुआछूत, अस्पृश्यता, ठीक है, इसका यहाँ पे विरोध करो। और यकीन मानिए इन सारी चीज़ों से गांधी को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। लगभग 7 लाख गांव, सोचिए 7 लाख जो भारत के जो गांव थे, ये धीरे धीरे कांग्रेस से जुट गए, कांग्रेस से जुट गए। इसके अलावा कुछ हम लोग राजनीतिक कार्यक्रम की भी बात कर लें। गांधी का राजनीतिक कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम, देखिए अगर देखा जाए राजनीतिक कार्यक्रम के अंतर्गत, तो भारतीय समाज को गांधी ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा। अर्थात जहाँ जाते थे वहाँ का पूरा पूरा, जैसे वर्तमान में कोई लीडर आज वर्तमान में करता है कि अगर किसी जगह जा रहा है, लगता है कि इस जाति के लोग वहाँ पर अधिक हैं, तो फिर उनके फेवर में बातें करना। ठीक वैसे ही यहाँ पे देखेंगे गांधीवादी चरित्र को भी समझने की कोशिश करना है कि इन्होंने बहुलवादी चरित्र को समझा, बहुलवादी चरित्र को समझने का प्रयास किया। फिर उसी के अनुसार कार्यक्रम बनाते थे, उसी के अनुसार इनके द्वारा कार्यक्रम बनाया जाता था। ठीक है, अब ऐसे करने से क्या हो गया, तो पूरा का पूरा जो, ठीक है, जो आंदोलन है ये वर्ग आधारित नहीं रह गया, वर्ग आधारित न होकर ध्यान रखिएगा जन आधारित हो गया, जन आधारित हो गया। अर्थात धीरे धीरे उनमें एक राष्ट्रीयता की जो भावना है, राष्ट्रवाद की जो भावना है, कहीं न कहीं गांधी के द्वारा जगाने का प्रयास किया गया। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो संघर्ष के साथ समझौता, संघर्ष के साथ समझौता। अब इसका बहुत ही सिंपल सा मतलब है संघर्ष के साथ समझौता, कि जो भी इनके समर्थक थे गांधी से जुड़ते थे, सपोज अगर हम लोग बात करें चंपारण सत्याग्रह से, तो कितने सारे किसान लोग गांधी से जुड़ गए, लेकिन बदले में तो किसानों को, अपने अनुयायियों को गांधी कुछ न कुछ यहाँ पे अंग्रेजों से रियायत करके दिलवाते ही थे। तो यहाँ पे संघर्ष के साथ समझौता जो ब्रिटिशरों के साथ करते थे, और इसका जो फायदा मिलता था, फायदा जो मिलता था गांधी के अनुयायियों को, गांधी के अनुयायियों को,
तो इनके अनुयायियों की संख्या में भी वृद्धि होने लगी कि भाई जब हमारी मांगे जब पूरी हो रही है तो फिर हम इनके पीछे पीछे क्यों न चले। उसके बाद यहाँ पे अफवाहों की भूमिका भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है गांधी के लिए। अफवाहों की भूमिका, जैसे चंपारण सत्याग्रह से गांधी का जो एक हाइक क्रिएट हुआ पूरे देश में, पूरी तरीके से गांधी को ध्यान रखिएगा एक बड़ी छवि के रूप में, एक सुपरमैन के रूप में यहाँ पे देखा जाने लगा। मैंने समझ रहे हैं ना, मतलब अधिक मैंने आवश्यकता से अधिक कहते हैं उसको तूल दिया जाना, उसका महत्व दिया जाना, और उसमें अफवाह का रोल गांधी के फेवर में ही आया। गांधी को पूरे भारत में बड़ी तेजी से प्रसिद्धि मिली। अब आइए हम लोग बात करते हैं गांधी के सामाजिक सांस्कृतिक विचारों को लेके। अब सामाजिक संस्कृति के पूरा बहुत बड़ा आपको डायमेंशन के अंतर्गत समझने की कोशिश करना है। जैसे लोकतंत्र हो गया, छुआछूत, मंदिर प्रवेश, स्वच्छ अभियान, महिला उत्थान, ग्रामोदय अभियान, शिक्षा अभियान, धार्मिक हो गया, स्वदेशी पर बल हो गया। ठीक है, इन सारे डायमेंशन को थोड़ा हम लोग कवर करने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। ठीक है, इसे भी आप शॉर्ट करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपसे बीपीएससी क्या पूछ रहा है, चूंकि मैंने हर एक डायमेंशन को इसमें शामिल करने का प्रयास किया है। अब यहाँ पे नंबर 1 बात करते हैं लोकतंत्र के विचार को लेके। तो यहाँ पे लोकतंत्र को लेके गांधी का मानना था कि जो राज्य है, चूंकि ये तो पश्चिम के देशों में रह के आए हुए थे, लंदन इंग्लैंड में रह के आए हुए थे, तो इनको लगता था कि जो राज्य है उत्पीड़न का सबसे बड़ा कारण है। राज्य जो है उत्पीड़न का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि राज्य यहाँ पे लोगों के साथ हिंसा करता है। राज्य लोगों के साथ हिंसा करता है, और यहाँ पे आदर्श जो व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है, आदर्श व्यवस्था जो होनी चाहिए किसी भी राज्य में, तो वहाँ पे जब आदर्श व्यवस्था यहाँ पे स्टेबलाइज होगा तो राज्य की कोई ज़रूरत नहीं होगी, राज्य की किसी भी प्रकार से कोई ज़रूरत नहीं होगी। और यहीं पे गांधी ने पाश्चात्य लोकतंत्र का विरोध किया, पाश्चात्य लोकतंत्र का विरोध किया। अब आप लोग लग रहा होगा तो फिर गांधी जी किस प्रकार का लोकतंत्र चाहते थे। तो यहाँ पे गांधी ने खुद ही यहाँ पे लोकतंत्र का मॉडल दिया, लोकतंत्र का मॉडल दिया। अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पे 2 टाइप के मॉडल आपको दिखाई देगा। पहला मॉडल है यहाँ पे निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर, उच्च स्तर की ओर। यहाँ पे गांधी ने रखा कि जो निम्न स्तर है यहाँ पे स्वराज होगा, स्वशासन होगा, जो निम्न लेवल से अर्थात ग्राम पंचायतों से लागू होगा, और ये फिर तब जाके उच्च स्तर तक जाएगा। हालांकि गांधी जी ने इससे भी अच्छा माना राम राज्य को। अब समझ रहे हैं ना, राम राज्य मतलब एक स्वप्नशील लोकतंत्र की अवधारणा के रूप में गांधी ने राम राज्य को ही माना कि लोगों के जीवन को यहाँ पे राज्य किसी भी प्रकार से नियमित नहीं करे, अर्थात राम राज्य में किसी भी सरकार की यहाँ पे आवश्यकता नहीं होगी, सरकार की आवश्यकता पूर्णता नहीं होगी। इसके अलावा गांधी ने लोकतंत्र के विकेंद्रीकृत स्वरूप पे बहुत अधिक बल दिया, विकेंद्रीकृत कि जितना अधिक हो सके विकेंद्रीकरण पे यहाँ पे गांधी ने बल दिया। जैसे कि अमेरिका में यहाँ पे दिया गया कि विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका को बिल्कुल सेपरेट कर दो। विकेंद्रीकरण जितना होगा लोकतंत्र उतना ही शानदार होगा, और नो डाउट अमेरिका भी दुनिया के सबसे खूबसूरत लोकतंत्र में से एक है। तो विकेंद्रीकरण पे बल दिया गया, और यहाँ पे विकेंद्रीकरण पे बल देने का मतलब ग्राम स्वराज को प्राइमरी में रखा गया, ग्राम स्वराज को प्राइमरी में रखा गया। और गांधी ने बताया कि सत्ता का जो पूरी तरीके से कह सकते हैं कि एक जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए बिल्कुल एक पिरामिड नुमा संरचना पे होना चाहिए, और नीचे के जो यहाँ पे लोग हैं पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो भी ग्राम होगा, गांव होगा, यही होना चाहिए, और इसमें शासन के सभी लोगों की भागीदारी होना चाहिए, शासन के सभी लोगों की भागीदारी, शासन में सभी लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। और ऐसा तभी होगा जब बड़े लेवल पे यहाँ पे पंचायतों का निर्माण होगा, देख रहे हैं यहाँ पे। तो गांधी की जो कह सकते हैं कि केंद्रीकृत व्यवस्था में पंचायत का अहम हिस्सा था, इसीलिए बाद में तो लाया भी गया। इसके बाद यहाँ पे निर्वाचन को लेके गांधी का मानना था कि सिर्फ और सिर्फ पंचायत स्तर पे प्रत्यक्ष निर्वाचन होना चाहिए। बाकी अगर यहाँ पे जिला हो गया, राज्य हो गया, या केंद्र के स्तर पे अप्रत्यक्ष निर्वाचन होना चाहिए।
अप्रत्यक्ष निर्वाचन होना चाहिए, क्योंकि गांधी इसको बहुत अधिक महत्व नहीं देते थे पंचायती व्यवस्था के अलावा। इसके अलावा गांधी के द्वारा बहुमत के शासन का विरोध किया गया कि जो बहुमत का जो शासन होगा हमेशा ही यहाँ पे समस्या उत्पन्न होगी, और इसमें राजनीतिक दल तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, राजनीतिक दल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, राजनीतिक दल के बिल्कुल ही विरोधी थे। तो आप देख पा रहे हैं गांधी का लोकतंत्र किस प्रकार से था, बिल्कुल एक कह सकते हैं ना जैसे मार्क्स का जो वैज्ञानिक समाजवाद है कि किस प्रकार से मार्क्स किस प्रकार के समाजवाद का जो ठीक है लक्ष्य देख रहा था, जिसमें कोई सरकार नहीं हो, समझिए कोई सरकार ही नहीं हो, एक मतलब स्वप्नशील समाज की जिस प्रकार से मार्क्स ने कल्पना की थी, वैसे ही उसके विचारों से मैच खाता हुआ दिखाई देगा यहाँ पे गांधी का भी जो लोकतंत्र है, जिसमें एकदम बिना किसी राज्य के हस्तक्षेप से उस प्रकार का ठीक है गांधी भी लोकतंत्र को देखते हुए हैं। ठीक है, तो दोनों के विचारों में लोकतंत्र को लेकर देखेंगे कुछ न कुछ समानता भी आपको नजर आएगा। यूपीएससी एक बार यहाँ से सवाल भी पूछ दिया था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे छुआछूत को लेके, छुआछूत या फिर इसी को कह सकते हैं अस्पृश्यता निवारण को लेके, अस्पृश्यता निवारण को लेके। अब इसमें देखेंगे ठीक है, छुआछूत अस्पृश्यता को लेके गांधी ऑलरेडी देखेंगे तो इंग्लैंड में हो गया, इंग्लैंड में तो फील कर ही चुके थे, दक्षिण अफ्रीका में उसको बहुत अच्छे से गांधी ने महसूस किया, दक्षिण अफ्रीका में, क्योंकि इन दोनों ही जगह देखेंगे तो रंग भेद हो गया, रंग भेद या फिर रेसिज्म, नस्ल भेद पर्याप्त मात्रा में मौजूद था। ध्यान रखिएगा, रंग भेद और नस्ल भेद पर्याप्त मात्रा में मौजूद था, और इसी के लिए तो जब से यहाँ पे गांधी गए अब अफ्रीका में लगभग 1892-93 से लेके 1914 तक उन अफ्रीकी लोगों के लिए जिसमें भारतीय भी बड़ी मात्रा में मौजूद थे, उनके लिए गांधी के द्वारा वैधानिक लड़ाई, ध्यान रखिएगा कानूनी लड़ाई भी लड़ा गया। अब जब भारत में जब गांधी आए, अब याद करिए ठीक है, बीएचयू में गांधी ने भाषण दिया, उसके जस्ट बाद से गांधी का आगमन हुआ, बिहार में आगमन हुआ, फिर गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के यहाँ, तो उन्होंने वहाँ देखा जाके कि भाई ये तो जात पात यहाँ पे काफ़ी अधिक है। माना जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जिस प्रकार से गांधी की वेशभूषा को देख के बिहेव किया गया, गांधी को समझते देर न लगी कि बिहार में भी एक अच्छी खासी जाति व्यवस्था मौजूद है। तो इसीलिए यहाँ पे छुआछूत के मामले में यहाँ पे भारत में अस्पृश्यता निवारण का उपाय किया गया, अस्पृश्यता निवारण का उपाय किया गया। लेकिन इसके पीछे भी अगर आप कारणों को देखेंगे तो ये अस्पृश्यता का दौर 1932 तक आते आते गांधी एक्टिव हो जाएंगे, जब तीनों गोलमेज सम्मेलनों की यहाँ पे असफलता के बाद उसमें जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो मैकडोनाल्ड हुआ करता था उसके द्वारा कम्युनल अवार्ड यहाँ पे दिया गया, दलितों को पृथक निर्वाचन दिया गया। तो फिर ठीक है, जो भी था आमरण अनशन में गांधी के द्वारा यहाँ पे किया गया। उसके बाद से फिर पूना पैक्ट शामिल हुआ अम्बेडकर और ठीक है गांधी के बीच समझौता हुआ। तो देखेंगे उसके बाद से यहाँ पे गांधी हरिजनों के सेवा में लग गए, हरिजनों के सेवा में लग गए, और हरिजनों को गांधी हरि के संतान बताते थे, अर्थात भगवान के संतान हैं। इसका प्रचार प्रसार गांधी के द्वारा बड़ी तेजी से किया गया, प्रचार प्रसार बड़ी तेजी से किया गया। चूंकि आप समझ रहे हैं ना, गांधी खुद ही भारत को आज़ादी के रास्ते पे लेके आ रहे हैं, ब्रिटिशरों से यहाँ पे संघर्ष करके भारत को आज़ाद कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसमें से एक जो बहुत बड़ा जो जन आंदोलन जो चाहिए था, जो कि कहीं न कहीं हरिजनों में मौजूद था, फिर उनको यहाँ पे अम्बेडकर वादी जो प्रक्रिया के तहत ठोके उनको शामिल किया जा रहा था। तो एक समझ रहे हैं कटाव की स्थिति पैदा हो रही थी। तो इस परिप्रेक्ष्य में गांधी को आपको समझने का प्रयास करना है। तो प्रचार प्रसार में देखेंगे तो जैसे उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा, ध्यान रखिएगा गोविंद ठीक है वल्लभ पंत के द्वारा, उसी तरीके से तमिलनाडु में देखेंगे तो राजगोपालाचारी, गोविंद वल्लभ पंत, कुछ और भी नाम है जैसे कि असम में देखेंगे तो गोपीनाथ बरदौले, गोपीनाथ बरदौले। उसी तरीके से बिहार में बहुत फेमस नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, ध्यान रखिएगा राजेंद्र प्रसाद जगजीवन राम की जो पुत्री, समझ रहे हैं ना, भारत की पहली जो महिला जो लोकसभा के स्पीकर रही है मीरा कुमार, ठीक है, तो जगजीवन राम। इसके अलावा मोरारजी देसाई गुजरात से, कुछ और भी नाम है। एमपी में देखेंगे तो पंडित बियोगी हर के नेतृत्व में, और महाराष्ट्र में
एमपी और महाराष्ट्र में देखेंगे तो सेनापति बापर के नेतृत्व में, सेनापति बापट के नेतृत्व में। तो ऐसे कुछ नामों को आप लोगों को चर्चा कर देना है कि इनके द्वारा प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया गया। और सामाजिक सौहार्द की स्थापना की गई, सामाजिक सौहार्द की स्थापना पे बल दिया गया। इसी समय ठीक है के आर नारायण, अभी मैंने के आर नारायण ध्यान रखिएगा, के आर नारायण जो कि भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। के आर नारायण ने एक स्टेटमेंट दिया हुआ था कि अगर हरिजन सेवक संघ छात्रावास अगर नहीं होता तो मैं कुछ नहीं होता। अर्थात उसी की बदौलत अगर देखा जाए तो के आर नारायण को जो भी शिक्षा वगैरह यहाँ पे मिली और आगे चल के वे भारत के राष्ट्रपति भी बने। तो इस के आर नारायण का स्टेटमेंट से आप समझ सकते हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसके अलावा अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए गांधी के द्वारा एक अहम जो प्रक्रिया था हृदय परिवर्तन कराना, हृदय परिवर्तन कराना। सोचिए अगर हृदय परिवर्तन नहीं होता तो यहाँ पे दलित भी साथ में है, किसान भी साथ है, मिडिल वर्ग भी साथ है, अमीर वर्ग भी साथ है, महिलाएं भी साथ में, सबको एक साथ लेके चलना ये आसान नहीं था। उसमें सबसे बड़ा जो रोल था यहाँ पे इस हृदय परिवर्तन का, जो भारतीयों में देखा जाए तो इसका अच्छा खासा इम्पैक्ट गांधी के नेतृत्व में पड़ चुका था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मंदिर प्रवेश को लेके। बहुत समस्या थी उस समय। ठीक है, भारत के समाज में आज भी कहीं न कहीं समस्याएं किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। ठीक है, होता है ना मेंटली। देखिए ठीक है, भारत का संविधान भले ही आज अगर वर्तमान में मौजूद है, लेकिन आपको समझना है कि भारत के संविधान के जो शक्ति का जो स्रोत है वो जनता में ही यहाँ पे नहीं थे। अगर जनता ही अपने रूढ़िवादी चरित्र से बाहर निकल नहीं पाती है तो किसी भी देश का संविधान कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो जाए, उस देश का विकास, उस देश की एकता अखंडता हमेशा ही खतरा पैदा होते रहेगा। अब यही समझना है मंदिर प्रवेश को लेके कि वहाँ पे जो भी अस्पृश्य जो लोग थे, दलित, हरिजन, अस्पृश्य लोगों के मंदिर में प्रवेश करने से ठीक है पूरी तरीके से मनाही थी। अब इसके लिए गांधी के द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाया गया, खासकर दक्षिण भारत में बहुत अधिक समस्या ठीक है रही है। दक्षिण भारत में देखेंगे तो एक ब्राह्मण और दूसरा गैर ब्राह्मण, वहाँ पे आपको ठीक है कास्टिज्म सिस्टम जैसे उत्तर भारत में देखने को मिलता है। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वहाँ पे आपको कम देखने को मिलेगा। वहाँ पे ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण दो ही चीज़ देखने के लिए मिल जाएगा। तो जैसे दो मंदिर का मैं जिक्र कर देता हूँ। केरल में वायोकाट मंदिर, केरल में वायोकाट मंदिर में यहाँ पे गांधी ने ठीक है विनोबा भावे को आदेश दिया। विनोबा भावे को, जो कि प्रथम सत्याग्रही भी थे, विनोबा भावे को कि जाके सत्याग्रह करो और निचले तबके के लोगों को इस मंदिर में प्रवेश कराओ। वैसे ही मदुरा का एक मंदिर है मीनाक्षी मंदिर, बहुत ही फेमस मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है मीनाक्षी मंदिर। वहाँ पे एक सोशल वर्कर है रामेश्वरी नेहरू के नेतृत्व में वहाँ पे ठीक है परमिशन कराया गया। लाठी डंडा सब चलता था उस समय। ठीक है, आज भी चलता है, तो पहले तो सबसे अधिक मात्रा में चलता होगा। तो अंग्रेज ये सब देख के सब ठीक है, देखो कि सब भारतीय लोग हैं लेकिन आपस में लोग कैसे लड़ झगड़ रहा है, शासन करने से लिए तो उनके लिए बहुत आसान था। स्वच्छ भारत को लेकर यहाँ पे देखा जाए, स्वच्छ अभियान अगर वर्तमान में अगर चलाया जा रहा है तो सोचिए कि उसका न्यू तो ऑलरेडी गांधी ने बहुत पहले यहाँ पे डाल दिया हुआ था। स्वच्छ अभियान को लेकर गांधी का यही मानना था कि जहाँ पे साफ सफाई होती है, ईश्वर समझिए कि भक्ति के बराबर होता है। ईश्वर भक्ति के बराबर होता था। अब जैसे ईश्वर से भारत में किसी भी चीज़ को जोड़ दीजिए, मजाल है कि कोई व्यक्ति यहाँ पे काट पाए। समझिए इस चीज़ को। ठीक है, गांधी भी इस चीज़ को यहाँ पे भली भांति यहाँ पे समझते थे। स्वच्छ अभियान को ईश्वर भक्ति से जोड़ दिया गया कि स्वच्छ स्थान पे ही ईश्वर का वास होता है, निवास होता है। और यहाँ पे गांधी के द्वारा गुजरात में देखेंगे तो गुजरात में कुछ एग्जाम्पल देना है। हरिजन सेवक संघ के एक अध्यक्ष थे, हरिजन सेवक संघ के एक अध्यक्ष थे जिनका नाम था ईश्वर भाई पटेल। इनको आगे चल के जब पद्मश्री पुरस्कार दिया गया तो गांधी ने भी ठीक है एक स्टेटमेंट दिया हुआ था। गांधी यहाँ पे चाहते थे, गांधी का स्टेटमेंट है कि अगली बार मैं जन्म लूँ तो किसी सफाई कर्मचारी के घर जन्म लूँ। सोचिए अगर इस तरह की बातें अगर गांधी बोल रहे हैं तो लोगों का जो जनजुड़ाव है वो स्वाभाविक यहाँ पे होगा ही होगा।
वैसे ही यहाँ पे महिला उत्थान को लेके हैं। महिला उत्थान को ले यहाँ पे ठीक है, गांधी बहुत ही प्रयासरत थे, क्योंकि गांधी को बार बार सबको समझना है, बहुत बड़ा जो आंदोलन करना था, जन आंदोलन करना था, वो आंदोलन तब तक सफल नहीं होता जब तक समाज के सारे लोग उस आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं करें। तो महिला उत्थान को लेके पुरुष के मुकाबले महिलाओं को अधिक सुदृढ़ बताया। ध्यान रखिएगा, पुरुष के मुकाबले माना गया गांधी के द्वारा कि स्त्रियों में सुदृढ़ता अधिक है। सुदृढ़ यहाँ पे अधिक है, यहाँ पे ठीक है। सहृदय भी, दयालु भी यहाँ पे बहुत अधिक है पुरुषों के मामले में। और गांधी का मानना था यहाँ पे कि जो महिला होती है अबला नहीं होती। जो लोग अबला बोलता था गांधी उसके सख्त खिलाफ हो जाते थे। तो जो नारी होता है ना अबला, ठीक है, तो अबला के शब्द के प्रति वे सख्त यहाँ पे खिलाफ थे, सख्त खिलाफ थे कि कहीं न कहीं महिलाओं का जो मोरल है उसको डाउन करने का प्रयास किया जा रहा था, मतलब किया जा रहा है। राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने के लिए कई सारी महिलाओं को प्रेरित किया गया और आगे चल के जुटी भी। अब इन महिलाओं का नाम आपको कुछ लिख देना है, जैसे कि सरोजनी नायडू हो गया, इसके अलावा सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, अरुणा आसफ अली, खुद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी उसमें प्रभावती, इसके अलावा जयप्रकाश नारायण की पत्नी, वैसे ही राजेंद्र प्रसाद की पत्नी, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित नेहरू की बहन। मैंने ऐसा यहाँ पे नाम लगा हुआ है पूरा का पूरा, जिसमें आपको दिखाने की कोशिश करना है कि इस महिला उत्थान के माध्यम से ही महिलाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे महिला को लेके गांधी ने पूरा का पूरा एक कह सकते हैं कि सामाजिक हो गया, शैक्षणिक हो जाएगा, इकोनॉमिकल हो गया, राजनीति हो गया, इन सारे ही दृष्टिकोण से महिलाओं को ठीक है लेके गांधी इनका उत्थान करना चाहते थे कि हर क्षेत्र में महिलाएं आगे आए और पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला के चले, उनसे 2 कदम आगे जाए और एक भारत का ठीक है बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें। वैसे ही यहाँ पे ग्रामोदय अभियान को लेके गांधी का यही मानना था ठीक कि भारत गांव का देश है और इसकी आत्मा तो गांव में बसती है। सोचिए इतना बड़ी बात ग्रामोदय अभियान के माध्यम से कि भारत गांव का देश है, भारत गांव का देश है और भारत की जो आत्मा गांव में ही बसती है, भारत की आत्मा गांव में ही बसती है। और गांधी का यही मानना था कि बिना ग्राम के विकास का भारत की समृद्धि की बात करना बेईमानी होगी, भारत की समृद्धि की विकास करना बेईमानी होगी। इसीलिए गांधी के द्वारा एक अभियान चलाया गया कि चलो गांव की ओर, जहाँ पे बहुत सारे किसान लोग मौजूद हैं और भारतीय किसानों को गांधी ने यहाँ पे नर में नारायण का रूप दिया। जैसे नारायण पूरे सृष्टि का पालनकर्ता के रूप में मौजूद हैं, वैसे ही जो किसान है समझिए सबका करोड़ों जिंदगियों का पेट भरने वाला है। तो बिल्कुल जो किसान है नारायण के रूप में मौजूद है, करोड़ों जिंदगियों का पेट भरता है। इसके अलावा किसान से बड़ा संत कोई नहीं है जो इतनी तपस्या करके अपनी फसलों को उपजाता है। तो आपको इस चीज़ को समझना है। आगे चल के इन्हीं को ठीक करने के लिए देखिए सरकार के द्वारा भी आगे चल के मनरेगा कार्यक्रम को भी अपनाया गया, जो अभी वर्तमान तक चला ही रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है शिक्षा अभियान को लेके। अब आपको पता ही होना चाहिए गांधी देख रहे हैं ना, हर मामले में गांधी अपने विचारों को दे रहे हैं, भारत के एक आदर्शवादी समाज की परिकल्पना कर रहे हैं। कोई ऐसा क्षेत्र बचेगा नहीं जिसमें गांधी का विचार ठीक है आपको काम नहीं आएगा। आपको समझना है शिक्षा अभियान को लेके गांधी का मानना था कि शिक्षा का स्तर इस कदर से होना चाहिए यहाँ पे कि बालक स्वयं को पहचान सके, बालक जो भी स्टूडेंट है स्वयं को पहचान सके और स्वयं का साक्षात्कार कर सके। शिक्षा की प्रणाली इस प्रकार से होना चाहिए, एक जो होता है ना चारित्रिक विकास हो सके। इसके अलावा उसमें जो
एथिकल जो वैल्यू है, जैसे कि बोलते थे गांधी कि नैतिक शास्त्र को अभी से बच्चों में को पढ़ाया जाना चाहिए, नैतिक शिक्षा पे बल देते थे। धार्मिक शिक्षा का गांधी विरोध करते थे। धार्मिक शिक्षा का विरोध जैसे मार्क्स ने विरोध किया हुआ था, वैसे गांधी भी इसका विरोध कर रहे हैं। मार्क्स ने क्या बोला था कि धर्म में अफीम है, ठीक है, तो गांधी भी इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ कुछ विचारों में देखेंगे तो सिमिलरिटी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा गांधी का यही लगता था कि शारीरिक श्रम, जो भी स्टूडेंट है, शारीरिक श्रम उनके लिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, शारीरिक श्रम। और इसी के लिए, ठीक है, उनके द्वारा कताई बुनाई पे बल दिया जाने लगा, कताई बुनाई। अब इस कताई बुनाई को आगे चल के गांधी ने व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ दिया, इसको व्यावसायिक शिक्षा से भी जोड़ दिया कि पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है, रोजगार भी उत्पन्न होगा। उसी तरीके से यहाँ पे शिक्षा अभियान को लेके यहाँ पे अंग्रेजी, ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी का यहाँ पे विरोध। अब अंग्रेजी का कैसे विरोध कर रहे हैं, आपको हवा हवाई बातें नहीं करना है, क्योंकि गांधी ऑलरेडी लंदन गए थे, इंग्लैंड गए थे, वहाँ से उन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई की हुई थी, तो सोचिए अंग्रेजी में किया हुआ था। तो अंग्रेजी भाषा का गांधी ने विरोध नहीं किया, अंग्रेजी भाषा का विरोध नहीं किया, बल्कि भारत में जो मैकाले के द्वारा जो लगाया गया था अंग्रेजी माध्यम का विरोध किया, अंग्रेजी माध्यम का विरोध किया गया। ठीक ऐसे ही अगर आप अभी हिंदी में पढ़ रहे हैं, इंस्टेंट अगर आपको सोचिए कि जर्मन लैंग्वेज में दे दिया जाए कि इन्हीं सारी चीज़ों को पढ़िए, तो क्या आप पढ़ पाएंगे? कोई भी बालक जो है क्या स्वयं को पहचान पाएगा, साक्षात्कार कर पाएगा? इसीलिए गांधी का यही मानना था कि जो जिस भाषा में समझ रहा है उसी भाषा में उसको समझाने का प्रयास करना चाहिए, न कि थोपने का प्रयास करना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी भाषा का विरोध नहीं किया, बल्कि अंग्रेजी माध्यम का गांधी के द्वारा विरोध किया गया था। वैसे ही है यहाँ पे धार्मिक सहिष्णुता को लेके, धार्मिक सहिष्णुता को लेके यहाँ पे गांधी का मानना था कि मानव कल्याण वाला जो आचरण होगा वही रियल जो धर्म है। माने धर्म का मतलब गांधी की नज़र में क्या था? मानव कल्याण। अगर कोई भी धर्म है मानव कल्याण की बात नहीं करता है तो धर्म बेकार है, सब भ्रष्ट है, ठीक है, कोई उसका अस्तित्व ही नहीं है। इसीलिए गांधी का मानना था कि जो मेरा धर्म है, अर्थात गांधी का जो धर्म है, दो ही धर्म है, वो है यहाँ पे सत्य और दूसरा है यहाँ पे अहिंसा। सत्य और अहिंसा, सत्य ही गांधी के लिए भगवान है, सत्य ही गांधी के लिए भगवान है, और अहिंसा उसको साकार का साधन है। ध्यान रखिएगा, अहिंसा साकार का साधन है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे गांधी के द्वारा किन किन चीज़ों पे बल दिया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए गांधी ने गीता पे, मैंने बताया था आपको शुरुआत में कि मतलब गांधी के द्वारा सारे विषयों के में पर मतलब जो भी धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का प्रयास किया गया था, लेकिन गांधी को अटेंशन कहाँ मिला? तो गीता में मिला। और गीता का प्रभाव गांधी के लाइफ में आजीवन रहा, लाइफ टाइम यहाँ पे रहा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लाइफ टाइम रहा। और गीता से गांधी ने धर्म ज्ञान से बढ़ के, धर्म ज्ञान से बढ़ के सबसे अधिक जो सीखा कर्म ज्ञान, कर्म ज्ञान, जिसको निष्काम कर्म भी बोला जाता है, ठीक है। तो कर्म ज्ञान, इसी कर्म ज्ञान को गांधी के द्वारा साध्य भी बोला गया कि अंतिम यही होना चाहिए, कर्म, ठीक है, कर्म। इसके अलावा गांधी के द्वारा धार्मिक कट्टरता का विरोध किया गया, धार्मिक कट्टरता का विरोध किया गया। और इसमें यह भी बताया गया कि जो राज्य है, कभी भी किसी भी मामले में जो राज्य है किसी भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करें, इससे हमेशा ही एक असंतुलन की स्थिति पैदा होती रहेगी, उस राष्ट्र के लिए एकता और अखंडता का खतरा बनती रहेगी। और भारत समझ रहे थे ना, भारत में चूंकि हिंदू मुस्लिम ऑलरेडी मौजूद है, बाकी भी अलग अलग धर्म के लोग मौजूद हैं, तो वैसे में राज्य का अगर किसी भी धर्म के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक तौर पर हस्तक्षेप होगा तो उस राज्य के लिए खतरा पैदा हो सकता है। इसके अलावा गांधी के द्वारा देखिए यहाँ पे ईश्वर अल्लाह, बहुत ही शानदार गीत है, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान, अर्थात तो सारे लोगों को एक साथ लेके चलने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे आर्थिक या फिर स्वदेशी पर बल, आर्थिक या स्वदेशी पर बल। अब यहाँ पे थोड़ा आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आर्थिक गतिविधियों को लेके यहाँ से बीपीएससी के द्वारा प्रश्न बना दिया जाता है। इनका मानना था कि आर्थिक या फिर स्वदेशी जिसकी भी हम लोग बात कर ले, इसमें नैतिक तत्वों का समावेश होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आर्थिक का मतलब है यहाँ पे कि पूंजीवादी गतिविधियों या फिर इकोनॉमिकल एक्टिविटी की तरफ जो भी यहाँ पे बल दिया जाए, उसमें अगर अधिक से अधिक पूंजीवादी गतिविधियों पे बल दिया जाए या फिर समाजवादी गतिविधियों पे बल दिया जाए, तो फिर ये बहुत अधिक समस्याओं को सॉर्ट आउट नहीं कर सकता है।
कोई भी गतिविधियाँ यहाँ पे पूंजीवादी, समाजवादी, उसमें नैतिक तत्वों का समावेश होना बहुत जरूरी है। तो अर्थव्यवस्था में भी गांधी क्या कर रहे हैं, नैतिक तत्वों का समावेश, नैतिक तत्वों का समावेश पे बल दिया जा रहा था। ठीक है, मैंने बल दिया जा रहा है गांधी के द्वारा, तभी जाके किसी भी देश का नैतिक प्रगति होगी, नैतिक प्रगति होगी, और नैतिक प्रगति होगी तभी उस देश का, ठीक है, मतलब आर्थिक विकास यहाँ पे हो सकता है। गांधी ने स्वदेशी को बिल्कुल ही एक आधार स्तंभ माना। अब यहाँ पे आपको समझना है कि उस समय जो भारत की सिचुएशन थी, दशाएं थी, उसी को ध्यान में रख के गांधी जी जो भी विचार दे रहे थे, अगर वर्तमान में अगर उस चीज़ को अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगा। तो उस समय के सिचुएशन को रख के आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो आधार स्तंभ, जैसे कि गांधी का मानना था कि कोई भी सामग्री है, ध्यान रखिएगा, कोई भी जो सामग्री है यहाँ पे, किसी सामग्री का क्रय नहीं करना चाहिए, किसी सामग्री का क्रय नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी देश अगर किसी सामग्री का क्रय कर रहा है तो उसके मतलब कि यहाँ पे उसके हितों को धक्का पहुँचेगा, और उस देश का कभी भी विकास नहीं हो पाएगा, अब समझने की आप लोग कोशिश कीजिए। जैसे कि विदेशी वस्तुओं से भारत का माल यहाँ पे पूरी तरीके से पटा होता था, तो अब देसी जो लोग थे, हस्तकरघा हो गया या फिर लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, ये बिल्कुल लोग बेरोजगार हो गए। समस्या इनको हुआ कि नहीं, देखिए कितनी बड़ी मात्रा में समस्या हुआ। तो इसीलिए गांधी के द्वारा बोला जा रहा है कि किसी सामग्री का क्रय नहीं करना चाहिए, अदरवाइज उसके हितों को धक्का पहुंचेगा, उस देश का कभी विकास नहीं हो पाएगा। गांधी का मानना था कि अगर खरीदना ही है बाहर के चीज़ों को तो साहित्य खरीदो, एजुकेशन, साहित्य को खरीदो, जिससे कि तुम्हारा विकास हो सके। ये नहीं कि साहित्य की जगह यहाँ पे कपड़ा खरीदना शुरू कर दो। जैसे सूती कपड़ा आता था ब्रिटेन से, तो उनकी कपड़ा को खरीदोगे तो फिर तुम्हारी अर्थव्यवस्था का ही पूरी तरीके से विनाश होगा। इसके अलावा गांधी के द्वारा बोला जाता था कि जो अपने देश की सेवा करता है वो पूरे देश की सेवा करता है, जो अपने देश की सेवा करता है, अपने देश की सेवा करता है, पूरे देश की सेवा करता है, माने पूरे विश्व की सेवा करता है, पूरे संसार की सेवा करता है। लेकिन इसमें कैसा होना चाहिए, तो नैतिक तत्वों का इसमें समावेश होनी चाहिए। इसका मतलब गांधी का यही था कि जो भी विदेशी निर्माताओं से, विदेशी जो विनिर्माण करता थे या फिर विदेशी जो निर्माता थे, उनसे इनका किसी प्रकार का द्वेष भाव नहीं होता था। अब सोचिए, अगर ब्रिटेन के लोग अगर आ रहे हैं अपने कपड़ों को बेचने भारत में, अगर लोग आ रहे हैं, चाहे कोई भी जो भी तैयार माल होता था अगर भारत के बाज़ारों में अगर उतारा जा रहा है, तो उसमें उनका एक बहुत बड़ा जो उद्देश्य था, मुनाफा था, नैतिक तत्व तो नहीं था। और गांधी बार बार इसी नैतिक तत्व को, ठीक है, उठाने का प्रयास कर रहे हैं। गांधी का मानना था कि हर जगह आर्थिक विकेंद्रीकरण होना बहुत जरूरी है। आर्थिक विकेंद्रीकरण अर्थात एक जगह धन का संकुचन हो जाएगा तो पूंजीकरण या फिर पूंजीवादी तत्वों को बढ़ावा मिलेगा, फिर समाज में, फिर समझ रहे हैं ना, समस्या आनी यहाँ पे तय हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे गांधी ने मशीनीकरण को यहाँ पे, ठीक है, मशीनीकरण को भी यहाँ पे, ठीक है, किसी भी देश के लिए, खासकर उसमें भारत के संदर्भ में इस बात को माना हुआ था कि मशीनीकरण के यहाँ पे हम क्या है, खिलाफ है। क्यों है, तो मशीनीकरण में उत्पादन बहुत बड़े मात्रा में होगा और इसमें मजदूरों की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं रह पाएगी और यहाँ पे रोजगार में कमी आने लगेगी और मजदूरों का फिर से यहाँ पे शोषण कहीं न कहीं शुरू हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या का कारण था। इसीलिए गांधी ने उस समय तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मशीनीकरण के भी खिलाफ थे। उसके बाद कुछ और भी चीज़ों की चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि इनका मानना था कि जो उद्योग और पूंजी है, ध्यान रखिएगा, उद्योग और पूंजी है, पूंजी आधारित ना होकर श्रम आधारित होना चाहिए। यहाँ पे श्रम आधारित होना चाहिए और फिर यहाँ पे वे मशीनों पे कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, मशीनों पे कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। इनका मानना था कि जो मशीन है, ध्यान से देखते चलिए, जो मशीन है ये सेवा की भूमिका में होना चाहिए, न कि स्वामी की भूमिका में। तो इस प्रकार से
इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं आर्थिक स्वदेशी पर किस प्रकार से बल दिया गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं बिहार में, ठीक है, बिहार के जन आंदोलन में गांधी की भूमिका। यहाँ से भी एक प्रश्न बीपीएससी के द्वारा बनाया जाता है। तो आपको शुरुआत करना है, चूंकि मैंने सारी चीज़ों को पढ़ा दिया है, चंपारण सत्याग्रह से। चंपारण सत्याग्रह से कि किस प्रकार से राजकुमार शुक्ल और ब्रजकिशोर शर्मा के नेतृत्व में गांधी कैसे गए। देखिए मैंने बताया था कलकत्ता से पटना गए, पटना से मजहरूल हक साथ में हो गए, राजेंद्र प्रसाद साथ में हो गए, फिर पटना से सोचिए, ठीक है, मतलब जनरल क्लास के डब्बे में बैठ के मुजफ्फरपुर गए, जहाँ जेबी कृपलानी रात में उनको लालटेन से खोज रहे थे, फर्स्ट एसी में जाके कि वहाँ होंगे, लेकिन गांधी कहाँ मिले, तो जनरल डब्बा में मिले। उसके बाद से फिर वहाँ पे किसानों की मांग उठाई गई। फिर वहाँ का जो तिरहुत प्रमंडल का जो, ठीक है, जो कमिश्नर होता था उसने गांधी को मना कर दिया, छोड़ने का इजाज़त दिया कि जितना जल्दी हो सके जिला को छोड़ दो, लेकिन गांधी नहीं माने और वहाँ के जाके किसानों से मिले, किसानों की समस्याओं को उठाया। फिर एक वहाँ पे, ठीक है, सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा, एक साथ गांधी ने उसका प्रयोग किया। जो जो अंग्रेजों ने गांधी पे आरोप लगाया मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, सारी चीज़ों को गांधी के द्वारा मान लिया गया और फाइनली एक बड़े जन आंदोलन को देखते हुए, ठीक है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा गांधी को रांची बुलाया गया और फिर से गांधी की समस्याओं को सुना और एक कमेटी की मांग की गई, जिसमें तिनकठिया पद्धति हो गया, जो भी नील्हो लोग थे, जो, ठीक है, बगान जो मालिक थे, जो नील की खेती करवाते थे 3 कट्ठे में, उसको ख़त्म किया गया, अवैध वसूली को लौटाया गया। तो चंपारण सत्याग्रह में इन सारे बातों को आपको बताना होगा। उसके बाद से हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट 1919 का रॉलेक्ट एक्ट। 1919 का जब रॉलेक्ट एक्ट आया तो सपोज करिए, ठीक है, कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें कि, ठीक है, कुछ लोगों को तेज प्रताप या फिर ठीक है सैफुद्दीन किचलू को वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया। बैसाखी के दिन किस प्रकार से लोग इकट्ठा हुए थे, जिसकी वजह से, ठीक है, डायर के नेतृत्व में गोली चलाई गई निहत्थे थे लोगों के खिलाफ, ठीक है। तो 1919 में भी देखेंगे तो यहाँ पे बिहार में, ठीक है, बहुत अच्छा खासा आपको, ठीक है, प्रतिरोध देखने के लिए मिलेगा। तो गांधी के नेतृत्व में सब ये हो रहा है। तीसरा बात कर ले हम लोग असहयोग आंदोलन की। असहयोग आंदोलन की, तो असहयोग आंदोलन को भी आपको कमतर नहीं आंकना चाहिए, ठीक है। असहयोग आंदोलन में बिहार बहुत एक्टिव रहा, खासकर बिहार में विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, शराबबंदी कह सकते हैं कि आंदोलन चलाया गया, राष्ट्रीय स्कूल सब, ठीक है, मतलब बंद कर दिया गया था, उसके जगह देसी शिक्षा संस्थानों पे बल दिया गया, जिसकी वजह से बहुत सारे राष्ट्रीय स्कूल भी खोला गया, ठीक है। बिहार राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई, बिहार विद्यापीठ कितना जो फेमस था उसकी स्थापना की गई। तो बिहार में सब असहयोग आंदोलन के दौरान जो भी एक्टिविटी हुई है उसको बताते चलना है। इसके अलावा गांधी का जो रचनात्मक कदम था, रचनात्मक कार्यक्रम बिहार में, उसको भी बता दें। जब असहयोग आंदोलन, ठीक है, ख़त्म हो गया तो उसके बाद से जो दौर था 1925 से लेके 1927 तक गांधी का, ठीक है, भारत में या खासकर बिहार में आगमन हुआ। उस दौरान इन्होंने खादी वस्त्रों पे बहुत अधिक जोर दिया, खादी या फिर स्वदेशी वस्तुओं पे बहुत अधिक जोर दिया। गाँव पे ये घूमे, गांव जा के बिहार के गाँव को ये घूमे, ठीक है। और फिर गांधीवादी प्रक्रिया का ही मतलब देन था, जिसकी वजह से बिहार राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में बड़ी तेजी से उभरा और कांग्रेस के साथ पूरी तरीके से बिहार जुड़ता गया। ठीक वैसे ही यहाँ पे बताना आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। इसमें यहाँ पे बिहार में देखा जाए तो सत्याग्रह प्लस अहिंसा, सत्याग्रह प्लस अहिंसा दोनों ही चीज़ों का ज़बरदस्त तरीके से प्रयोग किया गया था। और आपको ध्यान भी होगा कि 1934 के मतलब, ठीक है, समय में 1934 के आसपास माना जाता है कि गांधी की बिहार की यात्रा भी हुई उस समय, ठीक है। जो मुजफ्फरपुर का क्षेत्र था वहाँ पे अर्थक्वेक, भूकंप आया था बड़े मात्रा में, तो वहीं पे गांधी गए थे और फिर जाके गांव-गांव में जाके जो भी रचनात्मक जो कार्यक्रम था गांधी का, वो चलाने का यहाँ पे प्रयास किया गया था 1934 में गांधी की बिहार यात्रा। उसके बाद से आपको ध्यान होगा कि 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया, जिसमें श्री कृष्ण सिंह को बिहार से पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही बनाया गया था।
इसमें भी बहुत सारे लोगों ने गिरफ्तारी दिया हुआ था। ठीक है, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह। उसके बाद से फाइनली फिर एक बड़े स्तर पे आपको दिखा देना है 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें तो अब बताने की जरूरत नहीं, मैंने बहुत बड़े स्तर पर इसको कंप्लीट कराया हुआ था कि किस प्रकार से भारत छोड़ो आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भूमिका रही, जयप्रकाश नारायण ने किस प्रकार से उसी समय आज़ाद दस्ते का भी यहाँ पे गठन किया गया था नेपाल के तराई क्षेत्रों में, कैसे मतलब अंग्रेजों ने बोला हुआ था कि बिहार 1942 में सबसे अशांत क्षेत्र है जिसको छोड़ा भी नहीं जा सकता है, कंट्रोल करना भी आसान नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करना है कि पूरा का पूरा पटना से लेके, ठीक है, पटना हो गया, फिर यहाँ पे दानापुर की तरफ हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, अलग अलग क्षेत्रों में कितने बड़े पैमाने पे इस आंदोलन को छेड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भारतीय राजनीति में गांधी का योगदान। ठीक है, अब कुछ योगदानों के माध्यम से, ठीक है, हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि गांधी का योगदान की बात करें तो सत्य और अहिंसा, इसको तो डिनाई करने का सवाल ही नहीं है। सत्य और अहिंसा माने माना जाता है कि गांधी ने एक नया राजनीति को आयाम दे दिया, एक वैकल्पिक राजनीति की शुरुआत हुई, एक वैकल्पिक राजनीति की शुरुआत हुई। और आज हर एक नेता, ठीक है, हर एक व्यक्ति यही बोलता है, ठीक है, कि अगर हम सत्य पे यकीन रखते हैं, सदा सत्य की विजय होगी, सत्य में जयते, तो कहीं ना कहीं देखेंगे तो वैकल्पिक राजनीति की यहाँ पे शुरुआत हो जाएगी भारत में। दूसरा इनका कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे, कांग्रेस को जनमानस से जोड़ा, कांग्रेस को जनमानस से जोड़ा, जनमानस से जोड़ा। और ये जनमानस इतना कांग्रेस से देखिए जुड़ गई कि कितने सालों तक देख रहे हैं ना, वर्तमान में अभी जाकर बदला हुआ, अदरवाइज लगभग 60 सालों से ऊपर अगर देखा जाए तो भारत में कांग्रेस का ही शासन रहा। तो उसमें गांधी की भी बहुत बड़ी भूमिका है, इसमें कहने में कोई बड़ा डाउट नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जनमानस को जोड़ने का प्रयास किया गया। माना जाता है कि 1916 में, ठीक है, जब 1915 में जब आए थे अफ्रीका से गांधी भारत में, तो 1916 में उनको व्याख्यान वक्तव्य देने का मौका मिला। जब बीएचयू का स्थापना किया गया, उद्घाटन किया गया, तो गांधी बड़े निडर रूप से उसी समय कांग्रेस के नेताओं को बता दिया था कि देखो, अभी तुम्हारी जो पार्टी है महज अभिजात वर्ग तक सीमित है, अगर गाँव से जुड़ना है तो फिर तुमको अपनी विचारधाराओं में या फिर अपने कार्यशैली में बदलाव करना होगा। तो 1916 में, ठीक है, बीएचयू उद्घाटन का स्पीच बड़ा इनका मायने रखता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात कर लें तो संगठन के रूप में इन्होंने बहुत बड़ा परिवर्तन किया कांग्रेस का जो संगठन। जैसे इन्होंने क्या किया तो ग्राम, ध्यान रखिएगा, ग्राम के बाद इस ताल्लुक जो होता है, उसके बाद जिला, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया तो इन तीनों ही स्तर पे समितियों का पुनर्गठन किया। गांधी के द्वारा समितियों का पुनर्गठन किया गया, जिसमें भाषा को सबसे अधिक, ठीक है, तवज्जो दिया गया। भाषा को सबसे अधिक तवज्जो दिया गया, बोलचाल भाषा। चूँकि जो भी कार्य करता है यहाँ पे सोचिए, ग्राम, तालुक के या फिर जिला के स्तर पे किसी क्षेत्र में अगर क्षेत्रीय भाषा है तो फिर वहाँ पे उन लोगों को यूनाइट कर दो, वहाँ पे एक अपना लीडर बना दो, जैसे आज वर्तमान में पार्टियाँ करती हैं। तो उस समय गांधी के द्वारा यही किया गया। उसके बाद से देखा जाए तो राष्ट्रीय आंदोलन तो यहाँ पे चल ही रहा था, चलाया जा रहा था गांधी के द्वारा। इस राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ी ही चालाकी से यहाँ पे गांधी के द्वारा सामाजिक मुद्दों को भी जोड़ा गया, सामाजिक मुद्दों को जोड़ा गया। जैसे कि अगर हम लोग बात कर ले अस्पृश्यता या फिर छुआछूत, अस्पृश्यता या छुआछूत, ठीक है, छुआछूत। इसके अलावा अब आप ये ज्यूम करिए महिलाओं की भूमिका कितनी अधिक बढ़ गई। तो वो जो समाज था, जो पर्दा प्रथा हो गया या फिर जो भी एक नैरो माइंड से, खासकर बिहार में आज भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पे महिलाओं को बहुत अधिक स्वतंत्रता नहीं है। और उस समय अगर गांधी के द्वारा इन महिलाओं को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने का प्रयास किया गया। और आपको जान के बड़ा अतिशयोक्ति होगा कि जहाँ जहाँ बड़े स्तर पर राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, जैसे अमेरिकी क्रांति को ले लीजिए, अमेरिकी क्रांति में महिलाओं ने अच्छी खासी भूमिका निभाई। महिलाओं ने अपने अधिकारों को वहाँ पे बहुत पहले जान लिया था, तो वहाँ की महिलाओं ने तेजी डेवलप करना शुरू किया। वैसे ही जब फ्रांस की क्रांति हुई तो फ्रांस में भी महिलाओं का जो एक्टिवनेस है बहुत अधिक बढ़ गया। इंग्लैंड में जब गौरवपूर्ण क्रांति हुई तो उसमें भी महिलाओं की भूमिका काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है,
ठीक वैसे ही जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जो कि संयोग की बात है कि आपको ठीक है यूरोप में देखने के लिए मिलता है, तो यूरोप की महिलाओं ने उस समय जो भी अव्यवस्था था, या फिर कह सकते हैं कि जब पुरुष युद्ध करने चले गए तो कारखाना महिलाएं चला रही है, घरों की जो भी समझ रहे हैं ना देखभाल, बच्चों की देखभाल महिलाएं कर रही है, तो एक जो इंडिपेंडेंसी का भाव है उन विषम परिस्थितियों में आई है। गांधी इस चीज़ को भली बातें समझ रहे हैं, गांधी को भी लगा कि हम भी तो वही कर रहे हैं, अगर इन महिलाओं को अभी नहीं जिम्मेदारी दी जाएगी तो कब दी जाएगी। लेकिन सोचिए, दिया तो गया, लेकिन इतना सब करने के बाद अभी भी भारत की जो महिलाएं हैं, अगर विश्व वैश्विक पटल पे देखा जाए तो आपको काफ़ी पीछे अगर नज़र आएगी, तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, ठीक है, भारत का पितृसत्तात्मक समाज, जो आज भी इन महिलाओं को ठीक है उतना अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसके विरासत को लेके। विरासत, तो गांधी की विरासत आज भी कहीं न कहीं यहाँ पे मौजूद है, न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व में भी, ठीक है, भारत की विरासत, गांधी की विरासत मौजूद है। मतलब गांधी को समझ रखना, मैंने गांधी के सामने, ठीक है, जो सबसे बड़ा जो नोबेल पुरस्कार है वो भी समझिए कि फेल है। गांधी के लिए कोई ऐसा पुरस्कार ही नहीं बना है जो यहाँ पे गांधी को, ठीक है, समर्पित किया जा सके। गांधी की यही है व्यक्तित्व की छवि, इतना ऊंचा व्यक्तित्व, ठीक है। तो भारत और विश्व में गांधी की जो विरासत, और आप इसको समझ सकते हैं जैसे कि भूदान आंदोलन चलाया गया विनोबा भावे के द्वारा, बड़े मात्रा में चलाया गया। चिपको आंदोलन इधर चलाया गया, चिपको आंदोलन चलाया गया, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऐसे कुछ आंदोलनों का आप जिक्र कर लेंगे जो हर जगह आपको दिखाई देगा। अन्ना मूवमेंट कितना बड़ा मूवमेंट था, जहाँ पे हर जगह आपको, ठीक है, गांधीवादी प्रक्रिया ही आपको दिखाई देगा। तो यही है भारतीय राजनीति में गांधी का योगदान। उसके बाद से यहाँ पे हम लोग लास्ट में बात करते लेते हैं यहाँ पे इसके निष्कर्ष की, ठीक है, थोड़ा सा निष्कर्ष आप लोग, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए, अब निष्कर्ष में कुल मिला के आपको यही सब बताने की कोशिश करना है कि जो गांधी थे एक तरीके से कह सकते हैं कि राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद ही सक्षम थे, दर्शन शास्त्र में अव्वल थे, शिक्षा को लेके, अर्थशास्त्र को लेके, क्या किस मामले में, ठीक है, जो उनका व्यक्तित्व है, जो उनका विकास है, किसी भी स्तर पे देखेंगे तो परिचय का यहाँ पे मोहताज नहीं है। और वर्तमान में जब सारी समस्याएं जब वर्तमान में मौजूद है, खासकर भारत का स्तर पे आपको बता देना है कि जाति व्यवस्था हो गया, वर्ग विषमता को लेकर हो गया, धार्मिक असहिष्णुता को ले गया, तो वैसे मामलों में आज भी गांधीवादी प्रक्रिया को अपना के इन सारी समस्याओं को बहुत हद तक यहाँ पे दूर किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है, इतना सारा चीज़ बताने के बाद आप लोगों से मैं इतना तो उम्मीद ही कर ही सकता हूँ कि आप लोग छोटा जो निष्कर्ष है आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अपना फीडबैक आप लोग देते रहें, कमेंट करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।